अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। सो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 बेसिक डेफिनेशंस। वो कौन सी बेसिक डेफिनेशन है? मैटर है, उसके बाद सब्सटेंस है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मिक्सचर के टाइप्स हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर क्या होता है और मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मैटर जो होता है उसकी कौन सी स्टेट होती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर वो चीज़ होती है जिसमें मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर। उसके बाद हम कहते हैं कि दूसरी डेफिनेशन इसकी कौन सी होती है? द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पे दुनिया में मौजूद है या यूनिवर्स में मौजूद है, सारी की सारी किस चीज़ की बनी होती हैं भाई? मैटर की बनी होती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। क्या कहते हैं बेटा? द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। जो कायनात बनी हुई है, यूनिवर्स बनी हुई है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? मैटर की बनी होती है। एक्सेप्ट लाइट, साउंड, शेडो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैटर में इंक्लूड नहीं होती। वो कौन सी होती हैं बेटा? साउंड, शेडो एंड लाइट। दीज थ्री थिंग्स कैन नॉट बी इंक्लूड इन मैटर। हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट लाइट, साउंड, शेडो, ये थ्री थिंग्स जो हैं वो मैटर में इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा जो भी कायनात में चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ऑल दी थिंग्स अराउंड दी अस ऑल आर एग्जांपल ऑफ मैटर। जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं वो सारी की सारी किस चीज़ की होती हैं भाई? मैटर की होती हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम केजी से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा भाई? बुक है, पेन है, चेयर है, डस्टर है, मोबाइल है, etc। ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर हैं। उसके बाद थोड़ा हम एडवांस चलेंगे कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। सो इसके बाद हम कहते हैं कि भाई मैटर की स्टेट जो होती है वो क्यों होती हैं, इसके रीज़न कौन से होते हैं? क्यों भाई कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, कुछ गैसेस में होती हैं, कुछ लिक्विड्स में होती हैं। तो बेटा ये आपको आना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में चीज़ें क्यों होती हैं, गैसेस में क्यों होती हैं या लिक्विड में क्यों होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितना मॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसी हिसाब से उसमें शेप जो होती है वो चेंज होती है। अगर के गैसेस में देखेंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इसी वजह से गैसेस को कहा जाता है इसमें ना ही इसमें शेप होती है डेफिनेट, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं गैसेस स्टेट। मगर गैसेस को अगर किसी बैलून में या किसी सिलेंडर में डालेंगे गैसेस को, उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस पे स्पेसिफाइज वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो जो उसमें वो सिलेंडर होगा या बैलून होगा, उसी हिसाब से उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। स्टेट जो होती है वो चेंज क्यों होती हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितना मॉलिक्यूल का स्पेस कम होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम ज़्यादा होगा।
अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसी वजह से उसको हम कहते हैं कि डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इसी वजह से उसमें डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है। गैसेस में बल्कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होगा, तो इसी वजह से उसमें शेप नहीं होती मगर वॉल्यूम मौजूद होता है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, इसी वजह से उसमें डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो ये तो मैटर के बारे में हमने आपको बताया कि मैटर में कौन कौन सी स्टेट्स पाई जाती हैं। उसके बाद मैटर के दो प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी भाई? एक होता है सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। तो मैटर को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कितने हिस्सों में भाई? दो हिस्सों में। मैटर जो है दो हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। एक होता है आपका सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। एक होता है सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। सब्सटेंस जो होता है वो प्योर होता है, मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर होता है। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे कि सब्सटेंस कौन सा होगा उसके एग्जांपल देंगे, और मिक्सचर कौन सा होगा उसके हम एग्जांपल देंगे, वो आगे जाकर हम डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी डेफिनेशन भी देते हैं सिंपली, सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस क्या है। ए पीस ऑफ मैटर इज प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। सो इसका मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज नोन एज मैटर। मैटर को भी हम कहते हैं कि अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होगा उसी को हम एलिमेंट का भी नाम देते हैं, क्योंकि एलिमेंट एज लाइक सब्सटेंस, बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट्स आल्सो पार्ट ऑफ सब्सटेंस। तो क्योंकि एलिमेंट भी जो होता है वो प्योर होता है, कंपाउंड में भी कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि सब्सटेंस ए पीस ऑफ मैटर इन प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज नोन एज सब्सटेंस। उसके बाद हम कहते हैं कि ये कैसे भाई? हम कहते हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की कंपोजिशन जो होती है वो बेटा क्या होती है? फिक्स होती है, और उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। कैसे भाई? कैसे हम कहते हैं कि भाई ए पीस ऑफ मैटर इज प्योर सब्सटेंस एंड कैन बी प्रेजेंट इन फिक्स पोजिशन और कंपोजिशन एंड हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। सिंपल मैं इसका एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल लें, AU दैट इज कॉल्ड एयूरियम, जिसको कहा जाता है गोल्ड। अभी यहाँ पे देखिए एयूरियम जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इंग्लिश वर्ड इसका कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस है, इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती, तो गोल्ड में से गोल्ड ही निकलेगा। तो इसका मतलब होता है अगर AU को हम डिकम्पोज करें तो AU में से AU प्लस AU प्लस AU प्लस AU प्लस, तो इसका मतलब होता है AU प्लस सब्सटेंस। मतलब ये है अगर एलिमेंट को सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे तो सेम काइंड ऑफ एटम्स बनेंगे, तो इसकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वो सेम होती हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज प्योरेस्ट फॉर्म। सो पीस ऑफ मैटर कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्योर स्टेट इज आल्सो कॉल्ड सब्सटेंस। तो इसमें प्योरेस्ट फॉर्म की नेचर मौजूद होती है, इसी वजह से उसको कहा जाता है सब्सटेंस। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई सब्सटेंस तो ये क्लियर हो गया कि प्योरेस्ट नेचर में जो चीज़ मौजूद हो उसको सब्सटेंस कहा जाता है।
उसके बाद हम कहते हैं कि भाई मिक्सचर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? इट इज़ द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म कैसे? इम्प्योर फॉर्म को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर में भी होमोजीनियस और मिक्सचर में भी हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं, मिक्सचर हेटेरोजीनियस भी होते हैं। मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मिक्सचर में नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस है क्या। दो चीज़ों को हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, अगर के उसकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती। इसका मतलब होता है इट इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। या हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस व्हेन दे आर कंबाइन विथ ईच अदर बाय फिजिकली। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन आती हैं। तो आप अपनी डेफिनेशंस के हवाले से हम कह सकते हैं व्हेन टू आर मोर सबस्टेंसेस व्हेन दे आर कंबाइन विथ ईच अदर बाय फिजिकली। अगर दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस चीज़ों को हम फिज़िकली मिक्स करेंगे, क्या करेंगे भाई? अगर फिज़िकली मिक्स्ड करेंगे, व्हेन टू आर मोर सबस्टेंसेस कंबाइन विथ ईच अदर बाय फिज़िकली, दो या दो चीज़ों को हम फिज़िकली कंबाइन करेंगे उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या इसको कहा जाता है कंपोजिशन, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। सो होमोजीनियस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक चीज़ें एक जैसी हों। अगर आपस में एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। मिसाल हमने यहाँ पे दी हैं आपके लिए। एयर, एयर इज दी मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर किस चीज़ का मिक्सचर होता है भाई? गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब होता है ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, या होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा या हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होगा। तो एयर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। क्यों भाई होमोजीनियस है? बिकॉज ऑफ दैट हैविंग कंसिस्ट ऑफ 100% ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस। तो हम कहते हैं जो 78% जो होती है वो कौन सी होती है? दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, और 21% जो होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है, और उसके अलावा 1% ऑफ अदर गैसेस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एयर में मौजूद होती हैं। इसी वजह से एयर इज़ दी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? नाइट्रोजन की, और 21% होती है वो ऑक्सीजन की, और 1% ऑफ अदर गैसेस। अभी अदर गैसेस में कौन सी गैसेस होती हैं भाई? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये सारी गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दीज आर द गैसेस। सो इट मीन्स दैट हैविंग अ रेशो कैन बी प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। सो सबसे ज़्यादा जो एयर में परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद 1% में ये सारी गैसेज आती हैं। तो 1% ऑफ सारी गैसेज जो आती हैं, मगर इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई गोल्ड जो होता है वो अलाय की फॉर्मेशन होता है। अलाय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स व्हेन दे आर कंबाइन विथ ईच अदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अलाय। उसको कहा जाता है कि टेप वाटर।
टेप वाटर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसमें भी क्या होता है, दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस। टेप वाटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेप वाटर जो हम पानी जो नलकों का पीते हैं या उसके बाद टांकी वगैरह का पानी पीते हैं, इसको कहा जाता है टेप वाटर। सो टेप वाटर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर उसमें होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। भाई कैसे? H2O वाटर का फार्मूला होता है, इसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वाटर में मौजूद होते हैं, मगर इनों की जो कंपोजिशन बेटा होगी वो कौन सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। इसके अलावा होमोजेनियस सब्सटेंस का सॉल्यूशन की फॉर्म में दूसरा हम एग्जांपल क्या देंगे, इसके अलावा हम कहते हैं कि भाई साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। अगर कि पानी में ये हमने बीकर लिया, एक बर्तन लिया, उसमें हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया। वाटर हम लेने के बाद इसमें सोडियम क्लोराइड डाला NaCl। इसके बाद सोडियम क्लोराइड जो होगा वो पानी में हल हो जाएगा। अगर कि सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाएगा तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साल्ट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? साल्ट सॉल्यूशन। अगर कि शुगर को पानी में डालेंगे वो भी क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन। तो मेरे कहने में का मकसद ये है कि होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा। होमोजेनियस वो होती हैं जो आपस में मिल जाएं, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक जैसी प्रॉपर्टीज जिसमें होंगी वो आपस में हल हो जाएंगे। शुगर पानी में हल हो जाएगा और साल्ट पानी में हल हो जाएगा। जो कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड भी हल हो जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो भी उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये क्यों डिज़ोल्व होते हैं, इनों की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो मिक्सर की फॉर्म में ये चीज़ें हल हो जाती हैं। साल्ट भी हल हो जाता है, शुगर भी हल हो जाता है, और उसके अलावा आपका एसिड भी हल हो जाता है, उसके अलावा बेस भी हल हो जाता है। एसिड कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हल हो जाएगा। HCl है, ये भी हल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें हल हो जाएंगे। तो ये क्यों हल होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि बेटा ये पोलर नेचर होते हैं। पानी भी जो होता है वो पोलर नेचर होता है, और सोडियम क्लोराइड पोलर नेचर होता है। शुगर में भी स्लाइटली पोलर चार्ज है। आप कह सकते हैं कि स्लाइटली पोलर चार्ज शुगर में मौजूद होती है, इसी वजह से शुगर हल हो सकता है। उसके बाद HCl है। HCl जो है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे एसिड से होते हैं। इन्हों में भी पोलरिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोलर नेचर मौजूद होते हैं। इसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है। मीन्स डिफरेंट चार्जेस जब अगर मौजूद होंगी तो उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड पोलर नेचर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और इसके एग्जाम्पल आपको अक्सर याद करने होंगे। कि मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि इफ़ हाइड्रोजन आयोडाइड कैन डिज़ोल्व इन वाटर, दैट इज़ A homogeneous solution, B heterogeneous solution, C suspension solution, D all of these, E none of these. So it means that कि एसिड जो होता है वो पानी में हल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इसी हिसाब से बहुत सारे आपके MCQs निकल सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज भी आपको दे सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन की परसेंटेज एयर में कितनी होती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज एयर में कितनी होती है, और 1% अदर गैसेस कौन कौन सी यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद है बेटा हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेसेस, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेसेस। तो वो हमने पढ़ा कि सेम सब्सटेंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसे सब्सटेंस आपस में हल हो जाते हैं, मगर यहाँ पे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सब्सटेंस वो होते हैं जो आपस में हल नहीं होते। सो इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को कहा जाता है डिस्टिंक्ट, मीन्स डिफरेंट। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंस होगा या उसमें डिफरेंस होगी तो वो कभी भी उसमें हल नहीं होगा।
इसका मतलब ये होता है कि सोप जैसे हम कहते हैं, ऑयल इन वाटर कहते हैं, साल्ट इन वाटर कहते हैं, अगर ये चीज़ें अगर पानी में हल करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी हल नहीं होती। मिसाल हमने यहाँ पे दिया है ऑयल इन वाटर। ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ऑयल क्या होता है भाई? नॉन पोलर। और जो वाटर होता है वो क्या होता है भाई? ये होता है पोलर। पोलर कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होगा। अगर आप ऑयल को पानी में डालेंगे तो ऑयल जो होगा वो पानी के सरफेस पे रह जाएगा, उन दोनों के बीच में एक लेयर आ जाएगा। तो इस लेयर का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस जो होगा वो पोलर होगा, दूसरा सब्सटेंस जो होगा वो नॉन पोलर होगा। तो पोलर कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होता। इसका दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, साल्ट को अगर पेट्रोल में डालेंगे तो साल्ट जो होता है वो पोलर होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है। और पेट्रोल जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर होते हैं। तो इसका मतलब होता है हेटेरोजेनियस वो होते हैं वो कभी भी पानी में हल नहीं होते, और होमोजेनियस सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी में इजीली हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका भी आपको एग्जाम्पल आ गया कि साल्ट इन वाटर या साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज नोन एज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, उसमें डिफरेंसेस कौन से होते हैं, इसमें से एमसीक्यूज कैसे निकल सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। मैटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ मैटर में जो होती हैं वो हम कहते हैं एवरी सब्सटेंस हैविंग फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ आल्सो नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर कि यहाँ पे हम कहेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट कौन सी होती हैं भाई? फिजिकल स्टेट वो होती है जो कभी भी चेंज मीन्स रिवर्स हो सकती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिवर्स हो सकती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो कभी भी रिवर्स नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ बात करेंगे हम कलर की, स्मेल की, टेस्ट की, हार्डनेस की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल। वो क्या होती है बेटा? ये होती हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो वापस आ सके, जो जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में फिर फर्दर जो वापस आ जाए उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज़ हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज़ जो होगी उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमने कहा, सिंपल मिसाल दे रहे हैं हम, आइस मेल्टेड। जब आइस को आप रेफ्रिजरेटर से बाहर रखेंगे तो वो क्या होगी? मेल्ट होना शुरू होगी। तो इसका मतलब होता है अगर पानी को फर्दर आइस रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो आइस बन जाएगी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, स्मेल। ये सारे की सारे किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं आउटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। जो आउटलुक ऑफ सब्सटेंस होता है, जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है उस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। कलर होता है, स्मेल होता है, हार्डनेस। और इसका मैं बेस्ट एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं कि सॉल्युबिलिटी है या पानी में कोई चीज़ डिज़ोल्व की, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ा पहले मिक्सचर। उसके अलावा हम डेली लाइफ देखते हैं कि भाई पहले जो पेट्रोल का कलर था वो कौन सा था? वो था येलोइश या ब्राउन कलर।
अभी जो पेट्रोल का कलर होता है वो कौन सा होता है भाई? आजकल जो पेट्रोल का कलर होता है वो होता है आपका ग्रीनिश कलर, लाइट ग्रीन ऐसे ही कलर होता है पेट्रोल का। तो पेट्रोल का कलर जो होता है वो चेंज क्यों होता है? ये होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स कलर इसका चेंज है, मगर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम पढ़ेंगे वो डिपेंड करता है किस पे भाई? कंपोजिशन पे। मैं मिसाल दे रहा हूँ इसका कि इसमें डिफरेंस क्या है। कंपोजिशन जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हम कहते हैं पेट्रोल किस चीज़ का बना हुआ है? पेट्रोल हम कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज मिक्सचर, मगर किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है हेक्सेन प्लस हेप्टेन का बना होता है। हेक्सेन और हेप्टेन का बना होता है, इसको कहा जाता है दैट इज़ नोन एज कंपोजिशन। मगर कंपोजिशन तो सेम है, पहले वाला कम पेट्रोल था वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जो पेट्रोल हमारा आ रहा है ये भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी जो होती है वो हमें सेम पावर दे सकता है। हाँ, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका कि उसको प्यूरीफाई कैसे किया जाता है, ऑक्टेन नंबर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा है या कम है, मगर एफिशिएंसी जो होगी वो सेम देगा जैसे हम वो पेट्रोल दे रहा था। तो इसका मतलब होता है इसका कलर जो है वो चेंज है। तो कलर, स्मेल, प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और हम कहते हैं वाटर जो है, वाटर किस एरिया से भी लें, वाटर का फार्मूला जो होता है वो हमेशा सेम होता है, H2 होता है, मगर उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर एलिमेंट्स चेंज होंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे जो होता है वो डिफरेंस आ जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कोई होता है, कोई D2 होता है, कुछ H2O, इस हिसाब से। मगर H2O की हम बात करेंगे टेप वाटर की। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैटर में कैसे होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। अभी मैंने बताया आपको कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल, तो इसका मतलब होता है पेट्रोल की कंपोजिशन या कोई भी सब्सटेंस है जो जिसकी कंपोजिशन होगी तो वो क्या होगा? वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। तो कंपोजिशन पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेगी वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब होता है अगर के दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे एक नई चीज़ पैदा होगी, तो नई चीज़ पैदा होगी उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। दो चीज़ों आपस में मिलती हैं उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे A प्लस B विल प्रोड्यूस C प्लस D। अभी ये A प्लस B क्या है? ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ें आपस में मिलेंगी उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और दो चीज़ें जो प्रोड्यूस होंगी या एक चीज़ जो प्रोड्यूस होगी, ज़रूरी नहीं यहाँ कि C प्लस D दिया है, मैंने मिसाल दिया है, यहाँ पे A B कर दें क्योंकि आपको समझ में आ जाए A प्लस B इज इक्वल टू AB। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट मिले और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनी। अगर रिएक्टेंट को मिलाएंगे, ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को जब मिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। इसको कहा जाता है दो चीज़ों को मिलाएंगे एक तीसरी चीज़ बनी। तीसरी चीज़ जो बनी दैट इज़ कॉल्ड एन अदर थिंग और एन अदर सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस विल बी प्रोड्यूसेस। दो चीज़ों को मिलाया एक न्यू चीज़ बनी, एक नई चीज़ बनी, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन दे आर कंबाइन विथ ईच अदर विल प्रोड्यूस न्यू थिंग और न्यू सब्सटेंस। दो चीज़ों को आपस में अगर मिलाएंगे एक तीसरी चीज़ बनेगी, उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई अल्टर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो दो चीज़ों को मिलाएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, तो उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर को अगर कि हम डीकम्पोज करेंगे तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा ऑक्सीजन का मालिक्यूल निकलेगा। तो ये दोनों मालिक्यूल्स कहाँ से निकलेंगे? ये वाटर में से निकलेंगे। तो अगर इस इक्वेशन इसकी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 देंगे और हाइड्रोजन के
2⁴ हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि जो 2 कोएफिशिएंट है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पूरे हैं। तो इसका मतलब होता है एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ, ये रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ, ये प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब होता है एक चीज़ में से दूसरी चीज़ बनेगी, वो उससे चेंज होगी। इसका मतलब ये होता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो परमानेंट चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो क्या होती है बेटा, दीज आर दी परमानेंट चेंजेस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं परमानेंट चेंज होती है। इसमें क्या होती है भाई, परमानेंट चेंज होती है। उसमें क्या था, वो परमानेंट चेंज नहीं थी। इसका मतलब होता है कि परमानेंट चेंज को कहा जाता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से होते हैं भैया, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होते हैं भाई, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो परमानेंट चेंज होता है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल चेंज। सो इसी हिसाब से इसी में से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन MCQs के निकल सकते हैं। तो आज संडे है तो मैं आपके लिए कि MCQs आपको एक बना के शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए MCQs बना के दूंगा, आप वो हल करें। उसके बाद वो मेरे साथ शेयर करें और वो की भी मैं आपको दे दूंगा। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तकरीबन मैं आपके लिए 25 MCQs बनाऊंगा जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे लेक्चर्स। 7th लेक्चर तक हमने पढ़ा है, तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो इसका जस्ट मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिएक्शन या MCQs कैसे आएंगे। मिसाल हम दे रहे हैं यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, ऑप्शन ए केमिकल चेंज, ऑप्शन बी फिजिकल चेंज, ऑप्शन सी बोथ चेंजेस आर पॉसिबल, डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, या ये फिजिकल चेंज है, या ये केमिकल चेंज है। अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो आपके लिए MCQs जो होगा वो मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए रस्ट जो होता है कि आयरन जब रस्ट हो जाता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है। जब डीकम्पोज हो जाता है तो वो वापस कभी भी नहीं आता। इसी वजह से उसको बेटा क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। वो परमानेंट चेंज होता है, वो डैमेज हो जाता है, वो आयरन की फॉर्म में नहीं रहता। उसके दूसरा यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, वेन इथेनॉल इज dissolved in water, ethanol is dissolved in water called। अभी इथेनॉल आपको पता होना चाहिए, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इसको दूसरों लफ्ज़ में हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल को क्या कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल जो है इसका आइपिक नेम होता है इथेनॉल, हम कहते हैं C2H5 का, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं भाई, इथाइल अल्कोहल इसका क्या होता है, कॉमन नेम। बहरहाल ये कॉमन नेम है और ये एक्चुअली होता है आपका, सिंपली हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं भाई, अल्कोहल। जो डेली लाइफ में जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है वही है ये
इसके बाद यह कह रहा है कि अगर अल्कोहल को पानी में हम यूज़ करेंगे तो क्या ये कौन सा सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये मिक्सचर है, आपसे पूछा जाए क्या ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, या आपसे पूछा जाए कि सी बोथ हैं, हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी कह सकते हैं, या डी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि क्या इथाइल अल्कोहल पानी में हल हो सकता है। इथाइल अल्कोहल जो है वो पानी में हल हो सकता है। अगर हल होगा क्या हेट्रोजीनियस होगा? नहीं, क्योंकि हमने हेट्रोजीनियस पढ़ा है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स फेसेस। कभी भी ये हल नहीं होता।